क्या तुम्हारी एसआईपी पारंपरिक फ्लेक्सिकैप फंड के अंदर चल रही है? तो इन तीनों में से कोई ना कोई सवाल तुम्हारे दिमाग में भी जरूर आया होगा। इस फंड का एयूएम 1,40,000 करोड़ तक पहुंच गया है, जिससे इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर कोई इम्पैक्ट तो नहीं आएगा। इस फंड के अंदर यूएस की टेक कंपनीज के अंदर पैसा लगा हुआ है, बट जैसे कि बाकी सभी इंटरनेशनल फंड्स में पैसा नहीं एक्सेप्ट हो रहा, तो ये फंड अभी भी पैसा कैसे एक्सेप्ट कर रहा है? एंड नंबर 3, इस फंड की आईटी सेक्टर की एलोकेशन 10% से ज्यादा हो गई है, जबकि आईटी में तो एआई की वजह से डिसरप्शन मचा हुआ है। तो क्या ये फंड आने वाले टाइम में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं बना के देगा? तो हेलो एंड वेलकम इन्वेस्टर्स, मैं शुभम गुप्ता आपका स्वागत करता हूं इस म्यूचुअल फंड वीडियो के अंदर, जिसमें हम बात करने वाले हैं पारंपरिक फ्लेक्सिकैप फंड के बारे में। और इन तीनों सवालों के जवाब आज की डेट में आपको देना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग के फ्रीज के बारे में। यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, इस फंड के अंदर ये टॉप 4 कंपनीज ऐसी हैं जिनके अंदर 12% पैसा इस फंड का इन्वेस्टेड है। प्रिसाइजली बात करूं तो 16,000 करोड़ 1,38,000 करोड़ में से इस फंड ने यूएस की टेक कंपनीज के अंदर लगाया हुआ है। अब ये कोई एरी गैरी टेक कंपनीज नहीं है, नाम है अल्फाबेट, अमेजॉन, मेटा एंड माइक्रोसॉफ्ट। ये सारी की सारी कंपनीज तुम्हें किसी ना किसी तरीके से इंपैक्ट करती हैं। तुम अगर गूगल पे जाके कोई चीज सर्च करते हो, जेमिनाई का एआई यूज करते हो, तो अल्फाबेट उससे पैसा कमाता है। Amazon पे जाके कोई चीज ऑर्डर करते हो या अपनी वेबसाइट की होस्टिंग AWS के ऊपर करते हो, तो भी Amazon वहां से पैसा कमाता है। मेटा के बनाए हुए सोशल मीडिया जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या थ्रेड्स के ऊपर अपने व्यू शेयर करते हो, तो मेटा की कमाई होती है। एंड लास्ट में माइक्रोसॉफ्ट के बनाए हुए प्लेटफॉर्म्स को यूज करके तुम अपनी डेली के बिजनेस एक्टिविटी या अपनी जॉब के ऊपर काम करते हो। इसी फिलॉसफी में बिलीव करते हुए इस फंड के फंड मैनेजर यानी कि राजीव ठक्कर ने हमेशा से ये कहा है कि दुनिया के सबसे पावरफुल बिजनेसेस यूएस के अंदर इन्वेस्टेड है, जिसको ध्यान में रखते हुए इस फंड के अंदर भी यूएस की कंपनीज में पैसा लगा हुआ है। बट 2022 के अंदर सेबी और आरबीआई की एक गाइडलाइन आई, जिसके तहत म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग को फ्रीज कर दिया गया। क्यों किया? क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन है कि $7 बिलियन से ज्यादा इंडिया की मार्केट से यूएस मार्केट में पैसा नहीं लग सकता। अब ये जो लिमिट है, ये ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के ऊपर लगाई गई, जिसके चलते इंडिविजुअल फंड हाउसेस की अपनी अपनी एक लिमिट डिसाइड हो गई। जब ये लिमिट लगाई गई और इन्वेस्टमेंट फ्रीज हुई, तो 2022 के बाद पारंपरिक फ्लेक्सिकैप फंड के फंड मैनेजर्स का भी इंटरनेशनल मार्केट में पैसा लगाना फ्रीज हो गया, यानी कि नया पैसा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो इससे आपको एज अ इन्वेस्टर क्या इंपैक्ट आया? इम्पैक्ट नंबर 1, जो पैसा ऑलरेडी इस फंड का इन 4 कंपनीज के अंदर इन्वेस्टेड है, तो उसका फायदा अभी भी तुम्हें देखने को मिलेगा। अगर रुपया यहां से नीचे गिरता है और ये 4 कंपनीज यहां से अच्छा परफॉर्म करके दिखाती हैं, तो इसका बेनिफिट इस फंड के सभी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को अभी भी देखने को मिलेगा। इम्पैक्ट नंबर 2, इस फंड के अंदर क्योंकि अभी भी एसआईपी और लमसम करना अलाउड है, तो उसकी वजह से जो नया पैसा आ रहा है वो इंडिया की मार्केट में डिप्लॉय हो रहा है, जिसकी वजह से इंडियन एक्सपोजर बढ़ता जा रहा है और इंटरनेशनल मार्केट का एक्सपोजर नीचे गिरता जा रहा है। तो नया पैसा आने की वजह से नए और पुराने दोनों इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा नुकसान जरूर हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे करके परसेंटेज टर्म्स में इंटरनेशनल एक्सपोजर नीचे गिरता जा रहा है। इम्पैक्ट नंबर 3, क्योंकि ये चारों के चारों कंपनीज आज की डेट में एआई के रेवोल्यूशन को लीड कर रही हैं, तो इसकी वजह से ये 12% का एलोकेशन एक एग्रेसिव रिस्क और रिटर्न प्रोफाइल को जनरेट करता है, जो कि इस फंड को स्पेसिफिकली बाकी सभी फ्लेक्सिकैप फंड से थोड़ा सा अलग बनाता है। तो होपफुली इस इंफॉर्मेशन के साथ तुम्हारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि इंटरनेशनल मार्केट में पैसा लगाने के लिए पारंपरिक एक अच्छा ऑप्शन जरूर है, बट जैसे जैसे फंड का एयूएम बढ़ता जाएगा और फ्रीज नहीं हटेगा, तो एक्चुअल में तुम अपना और पुराने इन्वेस्टर का थोड़ा बहुत नुकसान जरूर कराओगे। अब इन 4 कंपनीज के एआई रेवोल्यूशन की वजह से तुम्हें तो फायदा हो रहा है, बट इसी फंड के अंदर एक ऐसा सेगमेंट भी है जो कि इस एआई रेवोल्यूशन की वजह से फंड के 10% पोर्टफोलियो को काफी ज्यादा परेशान कर रहा है। मैं बात कर रहा हूं आईटी सेक्टर के 10% एलोकेशन के बारे में, जहां पर तुम स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि एचसीएल, इन्फोसिस एंड टीसीएस, इन तीनों ही कंपनीज में टोटल एलोकेशन मिला के अप्रोक्सीमेटली 10% के आसपास है। अब ये वो कंपनीज हैं जो पिछले 10 से 15 सालों के टाइम पीरियड में लेबर आर्बिट्राज के ऊपर काम करती हुई आई हैं। अगर ये वर्ड तुम्हें नहीं समझ में आया तो एक सेकंड में तुम्हें समझा देता हूं। इंडिया के अंदर एक्सपर्ट लेवल इंजीनियर्स एंड स्किल्ड लेबर मिलना काफी ज्यादा आसान है कंपेयर टू यूएस। प्लस यहाँ पे जो सैलरीज एंड वेजेस हैं वो भी यूएस के कंपैरिजन में काफी ज्यादा सस्ती है, जिसकी वजह से ये सारी कंपनीज इस एक्सपर्टीज को इंटरनेशनल क्लाइंट्स को बेचती हैं, उनसे ऑर्डर्स कलेक्ट करती हैं यूएस प्राइसेस के ऊपर, और इंडियन वेजेस पे इसे कंप्लीट करा के बीच का जो प्रॉफिट है उसको कमा के अपना रेवेन्यू जनरेट करती हैं।
अभी तक ये मॉडल काफी अच्छे से काम कर रहा था, बट एआई ने बीच में आके पिछले 3 सालों से इन सभी कंपनीज को परेशान किया हुआ है, क्योंकि जो काम एक 20 से 25 लोगों की टीम महीनों लगा के कंप्लीट करती थी, आज एआई उसे 15 से 20 मिनट का टास्क जनरेट करके कंप्लीट कर देता है, जिसकी वजह से इस टेक्नोलॉजी ने इस इंडस्ट्री को बहुत ही ज्यादा परेशान किया है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, इन तीनों कंपनीज के सीईओज का कहना है। ग्लोबली बात करूं तो 2026 के पहले क्वार्टर के अंदर ही 80,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज को ले ऑफ किया गया, जिसमें 50% ले ऑफ का रीजन एआई को बताया गया। अब रीसेंट न्यूज के ऊपर थोड़ी सी बात करें तो थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज आती हुई जरूर दिख रही है कि एआई का इम्प्लीमेंटेशन काफी ज्यादा कॉस्टली हो गया है कंपेयर टू ह्यूमन इम्प्लीमेंटेशन। यानी कि ह्यूमन एक जो सैलरी लेता था और एआई जितनी कॉस्ट जनरेट कर रहा है, उसमें ह्यूमन कॉस्ट काफी कम आती हुई दिख रही है। इसलिए काफी सारी कंपनीज ने ले ऑफ किए हुए एम्प्लॉयज को वापस बुलाना भी शुरू करा है। ये अभी भी एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पर डिसरप्शन बना हुआ है, बैलेंस फाइंड करने की जरूरत है, और यहां से आईटी इंडस्ट्री आगे कैसे प्रोसीड करेगा उसके ऊपर अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। इसी रीजन की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर 10% का एलोकेशन थोड़ा सा जस्टिफाइड है। क्यों? क्योंकि फंड ने पास्ट में भी वैल्यू और कॉन्ट्रा स्टाइल इन्वेस्टिंग के ऊपर फोकस किया है। फंड शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस को चेज ना करके अपनी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के ऊपर ज्यादा फोकस रखता है। जनरली आपने देखा होगा इस फंड की जो स्ट्रैटेजी है वो बाय एंड होल्ड की है, ना कि बहुत ज्यादा एग्रेसिवली चर्निंग करने की है। तो आईटी के अंदर 3 कंपनीज को रखना, कॉन्सेंट्रेटेड बेट लेना और कंपनीज के बिजनेस मॉडल को समझ के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के ऊपर ज्यादा फोकस रखना एक साउंड बेट फ्यूचर में साबित जरूर हो सकती है। अब इस एलोकेशन के ऊपर मुझे आर्टिकल्स या फिर इंटरव्यूज में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन देखने को तो नहीं मिली। अब डेफिनेटली तुम्हारी एज और तुम्हारा टाइम होराइजन ये डिफाइन करेगा कि तुम इस फंड के अंदर किस तरीके का एक्सपीरियंस लेके बाहर निकलोगे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो और शॉर्ट टर्म में जल्दी से पैसा बनाना चाहते हो, तो इस तरीके का एलोकेशन तुम्हें नियर टर्म में परेशान जरूर कर सकता है। बट अगर तुम रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टिंग कर रहे हो और तुम्हारे पास 10 से 15 साल हैं इस फंड को होल्ड करने के लिए, तो ये शॉर्ट टर्म नॉइस तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करेगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर इस वीडियो में बताई हुई इंफॉर्मेशन तुम्हें काम की लग रही है और इस तरीके की डिटेल्ड रिसर्च तुम्हारी इन्वेस्टिंग को सिंपल बनाने के लिए तुम आगे भी सुनना चाहते हो, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं बिना किसी नॉइस के, बिना किसी टेक्निकल जार्गन के तुम्हारे लिए इसी तरीके की वीडियोस आगे भी लाता रहूंगा। फाइनली बात करते हैं इस फंड के एयूएम के बारे में, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा स्कीम बनाता है। इसे 1,40,000 करोड़, टू बी प्रिसाइज 1,38,000 करोड़ का एयूएम है। ये फंड 2013 में स्टार्ट हुआ था 100 करोड़ के एयूएम के साथ। जैसे जैसे इस फंड में परफॉर्मेंस आती रही, फंड मैनेजर के ऊपर इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बढ़ता रहा, तो इस फंड ने बहुत जल्दी ही इंडिया की मार्केट में टॉप स्पॉट को एक्वायर कर लिया। ये फंड एक ऐसी कंपनी से बिलोंग करता है जिसने बहुत ज्यादा स्कीम्स को लॉन्च नहीं किया। उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज के ऊपर फोकस रखा और एक ही कैटेगरी में इन्वेस्टर का ट्रस्ट जीत के 1,40,000 करोड़ का एयूएम कलेक्ट कर लिया। अब ये ट्रस्ट फंड मैनेजर का सरदर्द कैसे बनता है उसको जरा समझ लेते हैं। अगर इस फंड के अंदर 1% की भी पोजीशन किसी कंपनी के अंदर बनानी है, तो फंड मैनेजर को 1400 करोड़ रुपए डिप्लॉय करने पड़ेंगे, जो कि एक काफी बड़ा साइजेबल अमाउंट है कंपेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज इन इंडिया। जब हम इस अमाउंट को एचडीएफसी, रिलायंस या आईसीआईसी बैंक जैसे स्टॉक के अंदर डालते हैं, तो कोई ज्यादा इंपैक्ट मार्केट के अंदर देखने को नहीं मिलता है। 1400 करोड़ की पोजीशन या 500-600 करोड़ के एक ट्रेड से बहुत ज्यादा इंपैक्ट इन स्टॉक्स के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। बट अगर एक ऐसी कंपनी जो कि मिड कैप या स्मॉल कैप सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है, जिसके अंदर फंड मैनेजर को वैल्यू या फिर क्वालिटी भी देखने को मिल रही है, उस कंपनी को एक्वायर करना फंड मैनेजर के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। बट ये प्रॉब्लम कोई नई प्रॉब्लम नहीं है, ये इंटरनेशनल मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो इसके सॉल्यूशंस भी हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला बल्क डील एंड ब्लॉक ऑर्डर्स, यानी कि ऐसे ट्रेड्स जहां पर प्राइसेस ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं और एक सेपरेट विंडो के अंदर स्टॉक्स को ट्रेड किया जाता है, जिससे मार्केट की लिक्विडिटी इंपैक्ट ना हो और शेयर प्राइस काफी तेजी से ऊपर नीचे ना जाए। नंबर 2, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस मॉडल। यहां पर एक दिन के अंदर ऑर्डर को, जैसे कि 500 करोड़ का ऑर्डर, छोटे छोटे ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, अलग अलग वॉल्यूम्स पे ट्रेड किया जाता है, जिससे मार्केट के अंदर एकदम से उठापटक ना आए। नंबर 3, टाइम वेटेड एवरेज प्राइस मॉडल, जहां पर एक दिन में ऑर्डर को एग्जीक्यूट ना करके मल्टीपल डेज के अंदर एग्जीक्यूट किया जाता है, जिससे अगेन पोजीशन बनाने में आसानी रहे, स्टॉक प्राइस ज्यादा ऊपर नीचे ना जाए और रिटर्न्स के ऊपर कोई इंपैक्ट ना आए।
तो ओवरऑल स्कीम का एयूएम बढ़ने से आपके दिमाग में कंफ्यूजन या डाउट आना लाजमी है, बट डेटा और टेक्नोलॉजी दोनों ही चीजें सपोर्ट करती हैं कि फंड के एयूएम बढ़ने से फंड के रिटर्न्स पे उतना ज्यादा इंपैक्ट अभी नहीं आया है। तो इन कंक्लूजन सेबी ने जो लिमिट इंटरनेशनल मार्केट की इन्वेस्टिंग के ऊपर लगाई है वो पराग पारिक के ऊपर भी एप्लीकेबल है। जो भी नया पैसा आप इन्वेस्ट करोगे फंड के अंदर वो इंडिया के मार्केट में डिप्लॉय होगा, जिससे फंड का ओवरऑल ओवरसीज एक्सपोजर नीचे आता रहेगा परसेंटेज टर्म्स में। नंबर 2, आईटी सेक्टर के अंदर का 10% एलोकेशन कोई नई बात नहीं है। फंड ने पास्ट में भी ऐसे सेक्टर्स के ऊपर पैसा लगाया है जहां पर हाइप नहीं है, जहां पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टर अभी पैसा नहीं लगा रहे हैं, उनको लॉन्ग टर्म होल्ड करके एक अच्छा अल्फा इन्वेस्टर्स के लिए डिलीवर किया है। फाइनली फंड का साइज डेफिनेटली बड़ा है, इससे मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज में बहुत जल्दी पोजीशन बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर हो सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि फंड मिड कैप और स्मॉल कैप में अपना एक्सपोजर नहीं रखेगा एंड सिर्फ लार्ज कैप का एक्सपोजर बढ़ाता जाएगा। सो होपफुली आज की इस वीडियो के अंदर आपको एक्चुअल में इन्वेस्टिंग कैसे की जाती है, कैसे एक स्कीम को एनालाइज करते हैं, इन सारी चीजों की काफी हद तक क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक जरूर करना, जिससे वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आज पहली बार मैं अपनी वीडियो पे लाइक्स का टारगेट रखना चाहता हूं। अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स आएंगे तो कमेंट सेक्शन में जिस स्कीम का नाम सबसे ज्यादा लिखा होगा उस स्कीम के ऊपर मैं इसी तरीके के एनालिसिस दोबारा लेकर आऊंगा। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.